आज हम नदियों का तीसरा पार्ट देखेंगे, आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियां। आंतरिक प्रवाह प्रणाली से संबंधित जो नदियां हैं, इन पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से बनते हैं, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम। हाँ जी, अभी अपने कह के आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, अपने को ध्यान रखना है कि जो नदियों से संबंधित ये तीनों वीडियो है, आज तीसरा बनने जा रहा है। आप देखेंगे तो इन सभी में बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में क्या है कि आप इनकी पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। लगातार आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ तुरंत बाद में क्लास के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और ध्यान पूर्वक पढ़कर और बड़ी ही सही सोच समझ कर क्या करना है, हमें उत्तर देना है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब शिवालिक की पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश होती है तो राजस्थान के कौन से शहर को डूबने का खतरा हो जाता है। शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश में, और ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश में, इनको जब क्या है कि इनमें मूसलाधार बारिश होती है तो डूबने का खतरा कहां पे हो जाता है? हनुमानगढ़, बीकानेर, बालोतरा, अजमेर। फटाफट से उत्तर दे देंगे सभी साथी, जल्दी से इसका उत्तर दे देंगे। हाँ जी, ज्यादातर साथी हैं ए दे रहे हैं, कुछ साथी 3 नंबर दे रहे हैं। तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि शिवालिक की पहाड़ियां, तो यहां तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? हनुमानगढ़। पर अपने को यहां ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन बनाया है मैंने, ये क्या कि 2 बार ऐसे पूछा गया कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में मूसलाधार बरसात होती है, कहा जगह चेंज की है, पुष्कर की पहाड़ियों में मूसलाधार वर्षा होती है तो राजस्थान का कौन सा शहर डूब जाता है? तो पुष्कर की पहाड़ियां का जल है वो कहां आता है? लूनी नदी में, और लूनी नदी के पेटे से नीचे शहर कौन सा है? बालोतरा। जब पुष्कर की पहाड़ियों में क्या है बारिश होती है तब तो बालोतरा डूबता है। और शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी निकलती है, और घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का शहर है बहुत से हैं, जैसे हनुमानगढ़ है, पीलीबंगा है, सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है ना। पर घग्गर नदी के पेटे से नीचे हनुमानगढ़ है, तो जब यहाँ मूसलाधार वर्षा होगी यानी घग्गर में उफान आएगा तो हनुमानगढ़ है वो डूब जाएगा। तो यहाँ ये इसका उत्तर रहेगा। अपने को ये ध्यान रखना है कि घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी के पेटे से नीचे स्थित शहर, घग्गर नदी के पेटे से नीचे स्थित शहर है वो कौन सा है? वो है हनुमानगढ़। और लूनी नदी के पेटे से नीचे स्थित शहर कौन सा है? लूनी नदी के पेटे से नीचे स्थित शहर, नीचे स्थित शहर ये हमारा कौन सा है? ये है बालोतरा। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर हमें उत्तर देना है। मीठा खाड़ी में विलुप्त होने वाली नदी है घग्गर नदी, रूपनगढ़, काकनी, उपयुक्त सभी। मीठा खाड़ी में कौन सी होती है? फटाफट से उत्तर दे देंगे। हाँ जी, मीठा खाड़ी में कौन सी होती है? फटाफट से साथी लोग बता देंगे। उत्तर आप साथियों के आ रहे हैं। हाँ जी, मीठा खाड़ी में विलुप्त होने वाली कौन सी है? काकनी नदी। इसी काकनी नदी को काकनेय नदी भी कहते हैं। काकनेय नदी
और इसी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। स्थानीय नाम इसका मसूरदी है। तो ये क्या है कि ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे छोटी नदी है। प्रवाह प्रणाली की सबसे छोटी नदी, और इसकी लंबाई कितनी है? सबसे छोटी नदी है और इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है कि कोठारी गांव की पहाड़ियां अथवा कोटड़ी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर में वहां से निकलती है, जैसलमेर में भुज हिल का निर्माण करती हैं और मीठा की खाड़ी में आकर क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है। इसके बाद में घग्गर नदी है। ये इसका विलुप्त कहाँ होती है? विलुप्त होने का स्थल आपने देखिए तो इसका अंतिम गंतव्य स्थल है ये फोर्ट अब्बास है। और ये जो फोर्ट अब्बास है अंतिम गंतव्य स्थल, ये कहां पे है? ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में घग्गर नदी है। यह अंतिम गंतव्य स्थल इसका रहता है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो घग्गर नदी है ये हमारी आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है वो घग्गर है और इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी ये है और सबसे छोटी नदी ये है। रूपनगढ़ नदी है। ये रूपनगढ़ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। और अंतिम गंतव्य स्थल इसका कौन सा है? अंतिम गंतव्य स्थल है सांबर झील। सांबर झील में ये क्या है? गिरती है। तो अंतिम गंतव्य स्थल इसका सांबर झील रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी नदियों का उल्लेख भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है? कौन सी नदियों का उल्लेख है? वो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें मिलता है। ये हमें बताना है। फटाफट से कमेंट कर देंगे सभी साथी। हाँ जी, चंदन लोधोइया साहब, मदन लाल, अरविंद, मंजू, शैली, सत्यनारायण, योगराज, विकास, अनिल, समीर बहादुर, सभी साथी उत्तर दे रहे हैं और सभी के सभी साथियों के उत्तर लगभग सही आ रहे हैं। देखिए कौन सी दो नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं जिनका उल्लेख इसमें है? सरस्वती, द्रव्यवती। ये द्रव्यवती इस तरह से लिखना था। सरस्वती, चंबल, द्रव्यवती, बनास कोई नहीं। यहां अपने को ध्यान रखने कि द्रव्यवती सरस्वती है। इस सरस्वती नदी का अवशेष है। ये राजस्थान में किसको माना जाता है? घग्गर नदी को माना जाता है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। एक तो इसका उल्लेख है और दूसरा द्रव्यवती, ये जयपुर में है। द्रव्यवती जयपुर में है और अभी इसको अमानी शाह का नाला नाम से जाना जाता है। अमानी शाह का नाला ये जयपुर में है। और इन दोनों का, सरस्वती और द्रव्यवती, इनका उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है, जो भारत का क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, हाँ जी, घनश्याम बीरट साहब कह रहे हैं कि सर आज ऐसे लग रहा है कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं। स्कूल में पढ़े हैं घनश्याम जी क्या आप? हाँ जी। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या है? राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी। अब क्या है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िएगा। क्या पढ़ना है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है, बनास है, घग्गर है, कांतली है। ये बताना है। इसका उत्तर दीजिए आप लोग, फटाफट से दीजिए। क्या बात है, सभी साथियों के बड़ी स्पीड से उत्तर आ रहे हैं। हाँ जी, अब देखिए इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर ज्यादातर साथी सही दे रहे हैं।
आंतरिक प्रवाह प्रणाली की पूर्णतः, ये ध्यान रखना है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कांतली है। और इस क्या कि ये सिक्कर झुंझुनू में बहती है, जैसा हमें पता है। क्या है कि इसके बारे में वैसे बता देता हूं कि ये खंडेला की पहाड़ी और सिक्कर से निकलती है, और ये झुंझुनू जो जिला है इसको बराबर दो भागों में बांटती है। चूरू और झुंझुनू की सीमा पर यह समाप्त हो जाती है। इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित है, और ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है, 134 किलोमीटर है। यहाँ मित्रों अपने को ये ध्यान रखना है कि कुछ जगह इसकी लंबाई आपको 100 किलोमीटर भी मिल सकती है। क्या है, कुछ जगह आपको 100 किलोमीटर भी मिल सकती है। और इसके बाद में जो घग्गर है, ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है, यानी पूर्णतः राजस्थान की नहीं, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी, ये सबसे लंबी नदी है, ये घग्गर है। और इसकी लंबाई जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिख लिया 465 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये है, वैसे आंतरिक प्रवाह प्रणाली की ये है। ये क्या है, बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास है, और इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। अब देखिए कहीं आपको इसकी 480 किलोमीटर भी मिलेगी, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये राजस्थान कृषि विभाग का है, और वो सामने वाला है, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। तो 480 किलोमीटर, 512 किलोमीटर, दोनों इसके आंकड़े मिलते हैं, दोनों हमें ध्यान में रखने हैं। कोई एक ऑप्शन आएगा, ये राजस्थान कृषि विभाग का आंकड़ा है 512 किलोमीटर का। इसके बाद में चंबल जो नदी है, ये क्या है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यानी पूर्णतः राजस्थान में नहीं, पर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ये चंबल है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई पर भी वही बात है कि 966 किलोमीटर, ये तो पूछा गया है। और इसका जो 1051 किलोमीटर, ये राजस्थान कृषि विभाग का आंकड़ा इसमें दिया गया है इसकी लंबाई को लेकर। तो ये क्या कि लंबी वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी घग्गर, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है कांतली, जो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। ये गरिमा शर्मा जी कह रहे हैं कि कॉलेज लेक्चर कब तक आएगी। गरिमा जी, जैसे आपने आगे लिख रखा है लेक्चर, तो शायद आप स्कूल लेक्चर पहले से है, तो आप क्या कि कॉलेज लेक्चर अथवा जो असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चर का पदनाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये आपको मेरे एक अनुमान के अनुसार जून में देखने को मिल सकती है। बाकी ये अनुमान है, इसका कोई भी ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोरेल बांध किस जिले में है। मोरेल बांध किस जिले में है, ये जिला बताना है। जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर। हाँ जी, फटाफट से जिला बता देंगे, फटाफट से जिला बता देंगे सभी साथी। स्कूल लेक्चर भवानी सिंह सेहरा फ्रॉम जयपुर, स्वागत है सर आपका। हाँ जी, सभी साथियों के उत्तर आ रहे हैं स्पीड से। इस बीच में एक साथी नरेंद्र जी पूछ रहे हैं मकवाना कि पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं करवाएंगे क्या। अब
अब देखिए इंटरव्यू जो मॉक इंटरव्यू है असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनका 1-2 दिन में ही स्थिति है वो आपकी स्पष्ट कर देंगे भी किस तरह से करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, क्या होना है नरेंद्र जी। अब देखो यहाँ उत्तर क्या आ रहा है, ज्यादातर साथियों का सही आ रहा है। मोरेल बांध कहाँ बना हुआ है? सवाई माधोपुर में। अब देखिए ये मोरेल बांध है, ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? मोरेल नदी पर बना हुआ है। और मोरेल नदी है ये इस पे सवाई माधोपुर में बना हुआ है। जयपुर है, जयपुर में हमने जैसी बात की थी पहले कि रामगढ़ बांध है, यहां बना हुआ है। जयपुर में रामगढ़ बांध है, ये बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध है, ये जयपुर में बना हुआ है। दौसा में क्या है? दौसा में माधो सागर बांध है, माधो सागर बांध। और ये माधो सागर बांध भी कहां बना हुआ है? बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। टोंक है, टोंक में बिशलपुर बांध है, और ये बिशलपुर बांध है ये बनास नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा अपने कल बात की थी वो ये की थी कि यहाँ क्या है कि टोरडी सागर बांध है जो सुहादरा नदी पर बना हुआ है, टोंक जिले में है, जिसमें सभी मोरियां खोल देने पर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है कि सिकरी बांध का निर्माण, कौन से बांध का निर्माण? सिकरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? रूपारेल पर, बाणगंगा पर, पार्वती पर, जाखम पर। कौन सी नदी है जिस पर सिकरी बांध का निर्माण किया गया है? ये बता देना है फटाफट से। हाँ जी, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि सर जी नींद नहीं आ रही, सच बताएं बहुत टेंशन है। स्वाभाविक है कि एक अभ्यर्थी होता है, सीरियस अभ्यर्थी होता है, वो क्या है कि जब रिटर्न परीक्षा पास कर लेता है तो इंटरव्यू की टेंशन रहती है। पर इस इंटरव्यू को हम कहे कि ऑफलाइन जरूर आयोजित करेंगे, पर ऑनलाइन करेंगे या नहीं करेंगे इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। हाँ जी, सिकरी बांध किस नदी पे है? रूपारेल नदी पर, बाणगंगा नदी पर, पार्वती नदी पर, जाखम नदी पर। फटाफट से बता देंगे। हाँ जी, इसका उत्तर क्या रहेगा? रूपारेल नदी। और रूपारेल नदी पर ये क्या है? भरतपुर में बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है? भरतपुर में। बाणगंगा पे जैसे हमने देख लिए 2 बांध, कौन से? रामगढ़ बांध और माधो सागर बांध। रामगढ़ बांध कहां बना हुआ है? रामगढ़ बांध बना हुआ है, वो बना हुआ है कहां पे? वो तो बना हुआ है हमारे जयपुर में। माधो सागर बांध बना हुआ है दौसा में। एक बांध और बना हुआ है, उसकी बात मैं आगे करूंगा क्योंकि आगे उस पे क्वेश्चन मैंने लिया है। इसके अलावा पार्वती नदी है, इस पार्वती नदी पर पार्वती बांध बना हुआ है, इसकी चर्चा हमने कल भी की थी। और ये कहां पे बना हुआ है? धौलपुर जिले में बना हुआ है। देखिए बांध के बारे में 2 बातें ध्यान रखें कि एक तो किसी भी नदी पर बना हुआ है तो उस नदी का नाम ध्यान रखना है, और दूसरा वो बांध किस जिले में बना हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, और जैसा हम सभी को पता है कि जाखम बांध है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध कहां पे बना हुआ है? प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है वो है साथियों 81 मीटर। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी है 81 मीटर। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने, ये घेरने वाला है, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने वाला अफवाह तंत्र है। राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने वाला अफवाह तंत्र कौन सा है ये हमें बताना है। हाँ जी, इसके हाँ जी फटाफट से बताएंगे। न्यूनतम अफवाह तंत्र घेरने वाला कौन सा अफवाह तंत्र है? न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने वाला।
हाँ जी, सत्यनारायण जी, शैली, अरविंद उत्तर दे रहे हैं। योगराज, यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो न्यूनतम क्षेत्रफल गिरने वाला है वो कौन सा है। अभी साथी लोग उत्तर दे रहे हैं। न्यूनतम बताना है हमें, क्या बताना है? न्यूनतम। आप ज्यादातर अधिकतम बता रहे हैं। हमारा जितना क्षेत्रफल है ना, जितना अपवाह तंत्र है, ये 3 भागों में बंटा हुआ है। ये अरब सागर की नदियां, यानी अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, और आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियां। ये क्या है कि 3 में बटा हुआ है। तो इसमें क्या है कि अरब सागर की ओर जल जो ले जाती है नदियां, ये 17% क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती हैं, ये 23% क्षेत्र पे फैली हुई हैं। और आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली 60% पे फैली हुई हैं। यानी इस तरह से क्या है, सबसे कम अरब सागर, 2 नंबर पे बंगाल की खाड़ी, और तीसरा आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियां हैं, ये हमारे यहाँ है। तो यहाँ न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम हमारा उत्तर क्या रहेगा? अरब सागर की नदियां हैं, ये अपवाह तंत्र हमारा रहेगा। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। राजस्थान में कुल वाटर ब्लॉक कितने हैं? राजस्थान में वाटर ब्लॉक कितने हैं ये हमें बताना है। क्या बताने हैं? वाटर ब्लॉक बताने हैं। तो वाटर ब्लॉक कितने हैं ये आप बता दीजिए फटाफट से। हाँ जी, अरविंद कह रहे हैं 209, सत्यनारायण जी कह रहे हैं 1, रमेश कड़वासरा 1, विकास कह रहे हैं 209। हाँ जी, अब देखो यहां क्या है कि अपने जो ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में कुल वाटर ब्लॉक कितने हैं? 249 है। कुल कितने हैं? कुल है 249। ठीक है, इसमें से डार्क जोन यानी क्या है कि ऐसे वाटर ब्लॉक जिनमें क्या है, जिनमें पानी की कमी है, कमी दर्शाई जाएगी, यानी कमी रहती है। कितने हैं? 249 में से 249 में से 209 है। और पर्याप्त पानी वाले, पर्याप्त पानी है, ये पर्याप्त पानी वाले जो वाटर ब्लॉक है वो है 40। टोटल कितने हैं? 249 है। ये अपने को ध्यान रख लेने हैं, इस पे आप गौर करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदी नहीं है। क्या है? हमें बताना है कि कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नहीं है। घग्गर, कांतली, साबी, कोठारी। हाँ जी, फटाफट से कमेंट कर देंगे साथी लोग, फटाफट से कमेंट कर देंगे। अरविंद बिश्नोई, रमेश कड़वासरा उत्तर दे रहे हैं, और अब स्पीड से उत्तर आप सभी साथियों के चलने लग गए हैं, और सभी साथी ये उत्तर सही दे रहे हैं। कौन सी? कोठारी नदी है, ये नहीं है। कोठारी किसकी सहायक नदी है? कोठारी है ये बनास की सहायक नदी है। और किसकी नदी है? सहायक नदी, बनास की सहायक नदी है। और अपने को पता है कि बनास है ये अपना जल कहाँ ले जाता है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। तो यहाँ क्या है कि ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र है। बाकी घग्गर, कांतली, साबी, ये सभी की सभी क्या है? ये सभी की सभी आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदी है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है कि निम्न में से, क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता कहलाती है कांतली, घग्गर, बाणगंगा, काकने। हाँ जी, रुंडित सरिता नदी कौन सी कहलाती है ये हमें बताना है। हाँ जी, फटाफट से बता देंगे। बिल्कुल सभी साथियों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ रुंडित सरिता है, ये कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी को कहते हैं, क्योंकि ये जगह जगह रुक जाती है इसलिए इसको रुंडित सरिता कहा जाता है। बाणगंगा नदी पर एक अजान बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध? अजान बांध है, ये बना हुआ है।
और अजान बांध है, ये क्या है कि ये केवलादेव घाना वन्य जीव अभ्यारण्य को, केवलादेव घाना वन्य जीव अभ्यारण्य को पानी उपलब्ध करवाता है, को पानी उपलब्ध करवाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। केवलादेव क्या करता है, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य को अजान बांध पानी उपलब्ध करवाता है। अजान बांध से पानी के, अजान बांध किस पे बना हुआ है, बाणगंगा पे बना हुआ है, ये अपने को ध्यान रख लेना चाहती हो। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की झीलें। कल का टॉपिक क्या रहेगा, राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलें आप पढ़ के आइएगा कल, और कल अपने 9:15 बजे मिलते हैं और फिर राजस्थान की झीलों पर बात करते हैं। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।